हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जो आपका बॉटनी का आंसर की आया है। इसमें 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जिसमें आप इसमें आराम से इसमें चैलेंज कर सकते हो। वैसे तो जो मैंने आंसर की अपलोड किया था उस हिसाब से यहाँ पे जो इन्होंने आंसर की दी है 5 जो है आंसर्स में चेंजेस हैं, पर जो 2 इनके क्वेश्चन थे, एक हैप्लॉइडी का था, हैप्लॉइड जनरेशन वाला, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं की जा सकती, मतलब आप सॉलिड एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दे सकते हो। एक और क्वेश्चन था और एक इनका था ये वेविलोस सेंटर का, उसका भी आप करेक्टली कहीं पे आपको वैसा कुछ मिलेगा नहीं सॉलिड जिनके बेसिस पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है। वो 2 क्वेश्चन है, मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ जिस पे आप आराम से चैलेंज कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने इसमें जो मास्टर की के हिसाब से जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन नंबर डाल दिया है। ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, मतलब ABCD का पैटर्न आपके क्वेश्चन पेपर में अलग हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है केवल स्टेटमेंट पे। तो मास्टर वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 85 पे आप देखोगे है आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग म्यूटेशन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। म्यूटेशन के रिगार्डिंग आपको आंसर करेक्ट चूज करना था, मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें से जो है आप देखोगे मैंने करेक्ट वाला को हाईलाइट किया है जो यूपीएचएससी के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा है कि डिप्लॉइड्स में जो मोस्ट रिसेसिव म्यूटेशंस होते हैं उन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं व्हेन प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। और मान लो इसमें से उन्होंने कोई ऑप्शन दिया होता, B दिया होता, D दिया होता, तो एक बार आदमी कंफ्यूज करता, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मैंने बताया हुआ था अपने आंसर की में कि आंसर नंबर C करेक्ट होगा। दैट मीन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम जो रिसेसिव म्यूटेशन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। और इन्होंने जस्ट उसका अपोजिट वाला आंसर दे दिया है, कौन सा, A दे दिया है। मेंडल हम इतने दिन से पढ़ते हुए आए हैं, जो भी है उनका, उन्होंने ही ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला सारा कॉन्सेप्ट दिया था, उन्हीं से है। और हम जानते हैं कि अगर जो हमारा जैसे मेकअप है किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम का मेकअप है उसमें 2 एलील होते हैं और एक डोमिनेंट होगा दूसरा डोमिनेंट होगा, तो जो फिनोटिपिक इफेक्ट होता है, क्योंकि दोनों जो होता है फंक्शनल होते हैं तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ज़्यादा मतलब नॉर्मल टाइप का फिनोटाइप आएगा, क्योंकि वो जीन के फंक्शन में जो भी पॉलीपेप्टाइड वगैरह वो सिंथेसिस कर रहा है या एंजाइम सिंथेसिस कर रहा है, दोनों की दोनों एलील जो है सक्षम है वो चीज़ करने में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपने पढ़ा है कि एक जो एलील होता है वो वाइल्ड टाइप का होता है और दूसरे में म्यूटेशन होने की वजह से, ऐसा आपने देखा होगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, तो एक वाला जो होता है म्यूटेंट होगा भी, तो अगर दूसरा वाला उसका एलील का फॉर्म सही है तो वो क्या करता है, मास्क कर लेता है। मास्क करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा वो चीज़ है कि मास्क करने से ही हम फिनोटिपिकली पहचान नहीं पाते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कि वहाँ पे रिसेसिव वाला एलील है कि नहीं है। इस वजह से जो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है वो ये है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिसेसिव म्यूटेशन को हम तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। दैट मीन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जो आपके क्रोमोसोम हैं दोनों के दोनों क्या हो, म्यूटेंट हो, ये वाला क्रोमोसोम भी म्यूटेंट रहे और दूसरा वाला भी म्यूटेंट रहे, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो, जो भी एंजाइम बन रहा हो, वो उतना फंक्शनल होगा नहीं, या पॉलीपेप्टाइड जो बन रहा हो फंक्शनल होगा नहीं, और वो फिनोटिपिकली भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करिएगा और मेंडल के भी जितने एक्सपेरिमेंट है जहां जहां बुक में लिखा हुआ है वो सारे आप क्या करोगे, सोर्स की तरीके से लगाओगे। तो एक तो ये हो गया, इसका 101% ये चेंज करेगा क्योंकि इन्होंने इसमें गलत दिया हुआ है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मास्टर की के हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूं ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, पर मास्टर की के हिसाब से मैंने क्वेश्चन नंबर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 मैच कराने का था और इसमें एक चीज तो, 2 ऑप्शन तो बहुत ही क्लियर थे इसमें, इस क्वेश्चन में, कि जो साइनाइड होता है
वो आपका क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 है उस पे एक्ट करता है, उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है। और वहीं आप देखोगे जो वेलिनोमाइसिन है, बहुत ये पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये एक प्रकार का आयनोफोर है, मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो कैटायंस को, मेनली K+ को, मतलब पोटेशियम को, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करा देता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का, मतलब एक वो बन जाता है। तो एक प्रकार का ये क्या है, आइनोफोर है वेलिनोमाइसिन। तो दो तो क्लियर थे कि ए का 4 होता और आपका सी का फर्स्ट होता, और ये दोनों वाले ऑप्शन में आता है ए बी। पर इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन नंबर ये जो है ए वाला, मतलब ऑप्शन का वो पैटर्न याद रखिएगा कि 4 2 1 3, ये वाला इन्होंने पैटर्न बताया, मैचिंग का करेक्ट सीक्वेंस ये होगा। पर असल में जब आप जाओगे देखोगे कि ये जो ऑरावर्टिन है, ऑरावर्टिन का जो काम करने का तरीका है, ये क्या करता है, जो बीटा सब यूनिट होता है F1 डोमेन का, एटीपी सिंथेज है, उसके डोमेन होते हैं अलग अलग, उसमें जो बीटा सब यूनिट होता है F1 डोमेन का, वहां पे जाके ये बाइंड करता है और ये एटीपी सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस को रोकता है। तो जो ऑरावर्टिन है ये आपका, ये 3rd से मैच करेगा, दैट मीन्स बी का किससे मैच होगा करेक्टली, 3rd से, F1 सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेज। और फिर एंटीमाइसिन जो है, एंटीमाइसिन को अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोकता है साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C। इसका करेक्ट आंसर इस वजह से आपका होगा ये वाला, जो भी आपके में आंसर हो, जो भी पैटर्न हो, 4 3 1 2। और ये क्लियर है, इसके आपको जो है वो मिल जाएंगे, सोर्सेज मिल जाएंगे। पहले वाले का आराम से आप दे लोगे और ये दूसरे वाले का आराम से आप दो लोगे। यही 2 MCQs ऐसे हैं जो इन्होंने आंसर की दिया हुआ है, जिसमें ये आराम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आराम से इसका प्रूफ लगा सकते हो, और ये दोनों के दोनों इन्होंने गलत दी हुई हैं। बाकी मैं देख रहा था कि 3 क्वेश्चन इन्होंने और वो किया है। एक तो मैंने बताया वेवलेव सेंटर वाला, उसमें आपको पहली बात तो सोर्स नहीं मिल रहे हैं कहीं पे अच्छे खासे, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। इवन जो यूपीएससी ने आंसर बताया हुआ है उसका भी बेसिस नहीं है, उसका भी आधार नहीं है, फिर भी आप अपने तरफ से भी उसका कोई भी एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं दे सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आयोग का आंसर की हमें मानना पड़ सकता है। और एक क्वेश्चन था हैप्लॉइड प्रोडक्शन वाला, उसमें भी जो है आपके पास सॉलिड कुछ प्रूफ ना होने की वजह से वो भी जाएगा। और एक ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, वो मुझे ध्यान नहीं है, उसमें भी आपके पास प्रॉपर बैकअप ना होने की वजह से वो भी आप अच्छे से चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो जितने लोग भी ये इन्होंने पेपर दिया हुआ है आप लोगों ने, वो ये दोनों क्वेश्चन 85 मास्टर की के हिसाब से और क्वेश्चन नंबर 100 में, इनके लिए जो भी बुक्स हैं आपके पास प्रॉपर अच्छे खासे जो वेल पब्लिश्ड हो, सिर्फ नोट्स गाइड वाला नहीं, वो वाले प्रूफ लगाइएगा जिसके ISBN नंबर होता है, और अच्छे से जहाँ पे उसके राइटर वगैरह हो, नोट्स टाइप का, गाइड वाइड टाइप का आप मत लगाइएगा, ठीक है। रेफरेंस बुक तो BSc के हो गए, NCERT में कहीं आपको मिले, या जो रेफरेंस बुक हैं अच्छे अच्छे फॉरेन राइटर का, वो भी आप लगा के ये दोनों का ज़रूर डाल दीजिएगा। यही दोनों आप सॉलिडली आप इसके वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था, बाकी जो भी है जो भी दिया हुआ है बॉटनी में और उन्होंने लगभग ठीक ही दिया हुआ है, पिछले कम से कम आयोग से तो ठीक ही है। तो पहले 5 6 से 10 क्वेश्चन डिलीट होते थे, उस हिसाब से थोड़े ही हैं और आराम से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये दोनों कर लीजिए आप। बाकी जो भी नंबर आ रहे हैं आपके सही हैं, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, आसपास ही है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।